नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 36 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर 37 है, जो कि 22 जनवरी 2021 को पहली पारी में हुआ था। तो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए अभी आपकी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है जो टेक्स्ट बुक पर, जो आपको 12 मंथ का पास मिल रहा था, इसमें आपकी 2 मंथ और एक्सटेंड यानी 14 मंथ का ये आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करने पर आपको 120 रुपये का और डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए ये आपके जस्ट 24 आवर्स की डील है, तो इसको ग्रैब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट से इसका लाभ उठा सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं, और वो भी आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं जब चाहे लगा सकते हो। एक 1 ईयर प्लस 2 मंथ की यहाँ पर आपको वैलिडिटी मिल रही है। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी भिन्न ऐसी है जो शांत है या टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो दशमलव के कुछ स्थानों के बाद जाके खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो देखो, हम जानते हैं कि यदि नीचे 9 3 आता है और 7 आता है तो ऐसी जो भिन्न होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। यदि नीचे 2 आए या फिर 5 आए या दोनों आ जाए साथ में तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है। तो यहाँ पर आपको 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 7 देखने को मिलता है, और 9 में भी एक तरीके से 3 इंटू 3 यानी 3 होता है। तो ये तीनों की तीनों नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर नीचे आपको 5 देखने को मिल रहा है, इसलिए ये भिन्न कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ से। सवाल नंबर 3, यदि किसी आंकड़े में आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में यदि 7 जोड़ा जाता है तो इसके समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि संख्या है, कुछ संख्याएं हैं, वो कह रहे हैं कि यदि हर संख्या के अंदर 7 जोड़ा जाता है तो माध्य पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यदि की कुछ संख्याएं हैं, यदि हम हर में 7 जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब जो माध्य है वो भी 7 बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। और सवाल नंबर 5, इनमें से कौन सी संख्या 3 और 5 के बीच की एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहली बात तो जो संख्याएं जैसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो एक चीज़ तो ये है। अब देखो, इनके बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो हम इनको 3 और 5 को अंडरूट के रूप में लिख लेते हैं। देखो, अंडरूट 3 को मैं क्या लिखूंगा, अंडरूट 9 लिख सकता हूँ, और 5 को क्या लिख सकता हूँ, अंडरूट 25 लिख सकता हूँ। अब ऐसी कौन सी इनमें से संख्या है जो इसके बीच में आ रही है। तो यहाँ से एक ही संख्या है जो कि अंडरूट 17 है, बीच में आ रही है। यदि हमारे पास ऐसी 2 संख्याएं होती जो बीच में आती, मगर एक जैसे 16 दे दिया और एक 17 दे रखा है अंडरूट में, तो हम कौन सी चूज करते। तो हम चूज करते 17, क्योंकि उसने पूछा अपरिमेय, रैशनल नंबर। और जबकि अंडरूट 16 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 4 बन जाता है। इस वजह से हम ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं। सवाल नंबर 8, रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया, और उसके पास जो उसने खर्च किया था उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 रुपये, यानी जो खर्च किया था वो 75 रुपये थे। तो उसके पास कितनी राशि थी ये पूछा गया है। तो मान लिया कि उसके पास x थी और उसका 6.25% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, खर्च कर दिया। तो कितना खर्च किया था उसने, 75 खर्च किया था। x का कितना खर्च कर दिया, 75 रुपये उसने खर्च कर दिया, जो कि x का 6.25% है। ये हो चुका है। तो हमें निकालनी है x राशि। हम सभी संख्याओं को उधर ले जाते हैं, 25 इंटू 100 बटे आ जाएगा 625 आ जाएगा। तो देखो, अब x का मान कितना आएगा, यहाँ से 0.25 था, यदि हम पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 100 और आ जाएगा। अब यहाँ से ये 625 है, 25 से 25 बार जाएगा और 100 4 बार जाएगा, 25 से ये 100 भी 4 बार जाएगा। तो हमारे पास बच चुका है 75 इंटू 16। तो x का मान कितना आ जाएगा, 75 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 5 है 80, 8 है यहाँ 16 7 है 112 और 8 120, ये हो जाएगा। x का आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है वो, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यानी कि पहले साल 100 थी तो अगले साल कितनी बढ़ जाएगी, 5 बढ़ गई और कितनी हो जाएगी, 105% हो जाएगी।
105% हो जाएगी। तो देखो, यदि कितनी थी वर्तमान में जनसंख्या, वर्तमान 6,40,000 थी, 6,40,000 थी। अब कितनी हो गई है? यदि हम अगले साल का निकाल रहे हैं तो वो 105% हो चुका है, इसका 105% हो चुका है। अब ये आ चुका है दूसरे साल का, यानी कि वर्तमान से अगले साल का आ चुका है। फिर उसने कहा कि अगले साल फिर इसी दर पर बढ़ती है, तो हम कहेंगे जो ये आई है संख्या पूरी, इसका 105% हो जाता है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। और ये जो भी मान आएगा वो बढ़ी हुई 2 साल बाद जो जनसंख्या बढ़ी है वो आ जाएगी। तो यहाँ से आप देखो, 00 से 00 काट दो, इधर भी 20 से ये 20 काट दो। अब देखो हमारे पास है 105 इंटू 105, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो तीनों संख्याएं बची है। तो अब यहाँ पर मैं देखो आपको, जो 100 के पास संख्याएं होती है, 100 से बड़ी संख्याएं होती है, उनको किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर 105 है, तो जितना 100 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर 5 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 और जोड़ देंगे। यानी 100 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, तो इसको 5 और दे दो, जो ज़्यादा है उसको उतना ही ज़्यादा और दे दो। जैसे यहाँ पर 5 ज़्यादा है तो मैंने 5 और ज़्यादा दे दिया, तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब जितना हमने ज़्यादा दिया है पीछे उसका स्क्वायर कर दो, 5 ज़्यादा दिया तो 5 का स्क्वायर कर दो, 110 25 हो चुकी है। तो 105 इंटू 105 का मल्टीप्लीकेशन कितना आ चुका है, 110 25 आएगा। इसको आपको अब 64 से मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो 64 को देखो इससे मल्टीप्लाई करना है। अब 64 का हमें पढ़ा नहीं आता है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, 64 को आधा करूंगा और इस संख्या को डबल कर दूंगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 32 और 32 को अब देखो 32 कर दिया आधा और इसको डबल कर दूंगा, 2 2 0 50, ये कर दिया। एक बार फिर कर देते हैं जो और आसानी हो जाएगी। 16 यहाँ से 4 4 और इसको 100, इसको एक बार और डबल कर दिया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से हो जाएगा, 0 0 16 एकम 16, 16 चौको 64 और 5 1 65, 6 यहाँ सल 16 चौको 64 और 6 70। तो यह आ चुका है आपका 70 56। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 16, सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। यानी वो स्कूल से चलना, एक स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं एक ही दिशा के अंदर। एक चलता है 3.5 किलोमीटर से और एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो देखो यदि एक बंदा ज़्यादा से चल रहा है, एक थोड़ा कम से चल रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या होते जाएंगे, अपने आपस में बीच में उनकी गैप बढ़ता जाएगा। तो गैप कितना बढ़ चुका है, पूछ रहा है कि वो 1.5 घंटा 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर गैप बढ़ चुका है, 1.5 किलोमीटर बढ़ चुका है। तो इसको बढ़ने में कितना समय लगा। तो देखो सबसे पहले तो आप देखो कि इनके बीच का जो चाल कितनी ज़्यादा है, कि चाल का डिफरेंस कितना है, 0.5 का है। इस 0.5 जो एक्स्ट्रा है इसके पास, उसी की वजह से तो वो दूरी उनके बीच की बढ़ती जा रही है। यदि दोनों की बराबर होती तो वो अभी भी, यदि जहाँ से वो चलना, स्कूल से यदि वो चलना स्टार्ट किया, उनके बीच की दूरी 0 थी, बाद में भी 0 रहती यदि उनकी चाल है जो सेम होती। मगर उनकी चाल का डिफरेंस कितना है, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसी जो चाल की वजह से, ये जो चाल एक्स्ट्रा थी, इसी की वजह से उनके बीच का गैप 1.5 हो गया। तो पूछा है कितने समय में होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब जो चाल उनके, जो दूरी 1.5 आई है, उसके लिए चाल कौन जिम्मेदार है, 0.5 जिम्मेदार है। तो यहाँ से कितना टाइम लग चुका है, 3 घंटे लग चुका है। यानी कि 1.5 घंटे का गैप उनके बीच में 3 घंटे बाद आएगा। सवाल नंबर 17, ए और बी अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और 16 दिन में। ए और बी की बात चल रही है, तो टोटल यहाँ से काम निकालते हैं तो 48 काम आ जाएगा। इनका एलसीएम लिया है, 12 से ये 4 बार और ये 3 बार, ये इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब देखो ये एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं काम, ये कर सकते हैं 7 काम कर सकते हैं। लेकिन देखो सवाल में क्या कहा गया है, यदि वे वैकल्पिक रूप से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, यानी
ए पहले दिन काम कर रहा है तो बी दूसरे दिन काम करेगा, और तीसरे दिन फिर ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा। इस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। तो ए कार्य को शुरू करता है तो उक्त कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो देखो 7 जो काम किया है उन्होंने, ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर, यानी कि 2 दिन का काम, 2 दिन का काम है। क्यों? क्योंकि पहले दिन दोनों मिलकर, एक बंदा एक दिन कर रहा है और दूसरा बंदा अगले दिन कर रहा है। तो जो दोनों का कितना हुआ है काम 7, और ये 7 काम 2 दिन का है। जैसे ए की बात करो, ए ने पहले दिन 4 बना दिया, फिर बी ने काम किया जिसने 3 बना दिया, तो 2 दिन का काम कितना हो चुका है 7, और 7 कितने दिन का है 2 दिन का काम है। ठीक है, टोटल काम कितना है अपना 48 है। तो 48 टोटल काम है, एक दिन में 7, 2 दिन में 7 कर रहा है वो। ठीक है, तो इसको यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 6 7 42, 42 आएगा, 6 7 42, यानी वो कितने दिनों में 42 बना लेंगे। यहाँ से देखो 6 तो पीरियड है, और 6 यदि 6 थे पीरियड, और एक पीरियड कितने टाइम का है 2 दिन का है, यानी कि जो 42 वो बनाएंगे वो कितने दिनों में बना रहे हैं 12 दिन में। यदि वो 7 2 दिन में बना रहे हैं, इस 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यदि आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इससे डबल टाइम लग रहा है, दिन तो डबल है इससे, ये आ चुका है। यानी कि वो जो 42 यूनिट बनाएंगे वो कितने दिनों में बना रहे हैं 12 दिनों में बना रहे हैं। तो 12 दिनों में कितने बना लिए उसने 42 यूनिट तो बना लिए। अब उनके पास कितना यूनिट और बनाना बचा है, कितनी वस्तुएं बनानी और बची है 6 बच चुकी है यहाँ से, यानी 6 वस्तुएं बच चुकी है। अभी उन्होंने 12 दिनों के अंदर कितनी बना ली है 42 बना ली है 12 दिनों में। अब यहाँ से देखो अब कौन काम करेगा, ए स्टार्ट करता है, हमने बी तक का कंप्लीट कर दिया है, यानी 12 दिन तक का तो पहले दिन किया ए ने, दूसरे दिन बी ने। अब 13वें दिन वापस ए काम करेगा और कितना बना लेगा, 13वें दिन ए काम करेगा और 4 बना देगा। तो 6 में से 4 और कम हो चुके हैं। एक दिन का काम ए ने कंप्लीट कर दिया, 4 यूनिट बना दी है। अब कितनी बची है 2 यूनिट बची है। तो अब करेगा बी काम, और बी एक दिन में 3 बनाता है, तो 2 तो वो कितने दिन में बना देगा 2 वो बना देगा 2/3 दिन में, यानी 2/3 कर दो, उतना समय लगेगा उसको। तो टोटल यहाँ से कितना आ चुका है 13 सही 2/3 दिन आ चुका है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। सवाल नंबर 23, और 23 में क्या कहा गया है कि ये कौन सी संख्या है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और रैशनल नंबर है। तो देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है इसको खोलना पड़ेगा। तो √5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 5 आएगा, और 7 का करोगे तो 7 आ जाएगा, √7 का करोगे तो 7 आ जाएगा, प्लस क्या आता है 2 √5 √7 आएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप जब देखते हो तो ये तो हो चुका है आपका 12 प्लस 2 √5 √7। अब √5 और √7 क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स है। तो इरेशनल नंबर्स की संख्या में जुड़ा होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर ही कहलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 26, यहाँ 85 और 153 का में से आपको इतना दे रखा है, तो x का मान बताना है। तो सबसे पहले हम 85 और 153 का HCF निकालते हैं। तो 85 और 153 दोनों के दोनों 17 के पाढ़े में आता है, ये 9 बार 17 के पाढ़े में आता है, और ये 17 के पाढ़े में 5 बार आता है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 17 कॉमन आ रहा है, तो 17 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो हमारे पास HCF आपको क्या दे रखा था, सवाल 85x - 153 दे रखा था, और हमारा HCF क्या है 17, तो ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ से हम अब x का मान निकाल सकते हैं, 85x 153 उधर जाएगा तो जुड़कर 170 हो जाएंगे, x बराबर 170/85 आएंगे, यहाँ से x का मान आपका 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 33 में सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। ये सीता बना दिया, ये रहीम को लिख दिया R से। सीता की आय कितनी है रहीम से 25% ज़्यादा है,
रहीम से, यदि रहीम 25% को हम भिन्न में किस प्रकार 1/4 लिखते हैं, यानी इसकी 4 है तो एक ज़्यादा 5 हो चुकी है, ठीक है, एक ज़्यादा 5 हो चुकी है, ये तो हो चुकी है इसकी ज़्यादा। यदि हम उल्टा लेते हैं, अब पूछा है रहीम की आय सीता की आय से कितनी कम है, कितनी कम है, एक ही तो कम है, किससे, सीता से। सीता कितनी है 5, 1/5 इंटू 100 ये हो जाएगा, एक कम है किस पर, 5 पर कम है, तो ये आ जाएगा आपका 20%, 20%, यानी कि 25% ज़्यादा का मतलब 20% कम होता है। सवाल नंबर 34, रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है और जया अकेले उसे 8 दिन में पूरा कर सकती है। रीना अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, एक है रीना और एक जया, इस प्रकार से लिखती है, ये दोनों मिलकर 6 दिन में करती है, जया अकेली इसको 8 दिन में करती है। तो टोटल काम कितना हो चुका है, यहाँ से 24 हो चुका है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 4 और 3 का आ जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 4 चीज़ें बना लेती हैं और ये अकेली जया एक दिन में एक वस्तु बना पाती है। तो यदि हम इसको घटाते हैं तो यहाँ से हमारे पास रीना का आ जाएगा कि वो एक दिन में एक ही वस्तु बना पाती है। टोटल कितनी वस्तुएं बनानी है, 24 बनानी है, और वो एक दिन में एक वस्तु बना पाती है, तो टोटल कितना टाइम लगा उसको, 24 दिन लग जाएंगे बनाने में सारा, यानी टोटल काम करने में उसको 24 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 36, किसी वर्त के बाह्य बिंदु एस से एक वर्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यानी कि ये एक वर्त है और बाहर बिंदु एस मान लिया, यहाँ से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एस ए और एस बी हो चुकी है, ए और बी हो चुकी है, ठीक है। अब एस ए आपको 12 दे रखा है और एस ए 12 दे रखा है, जीवा की लंबाई पूछिए, ए को बी से मिला दिया तो ये जीवा हो चुकी है, और एस ए एस बी ये कोण पूरा का पूरा जो कोण है ये आपको कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि किसी बाहर बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होती है। यदि ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है तो इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, और यहाँ से यदि मैं इस पर एक लंब डालूं तो ये भी बराबर होगा। यदि यहाँ से मैं लंब डालूं तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। यदि ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये और ये कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि पूरा कोण 60 था तो आधा कोण कितना हो गया, 30 डिग्री और 30 डिग्री हो चुका है। तो हमारे पास एक वर्त, एक समकोण त्रिभुज बन चुका है ए एस, और इसको कोई बिंदु मान दो एक्स बना दो, चलो ए एस एक्स हो चुका है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है, हमको अब कौन सी भुजा ये निकालनी है पूरी ए बी। तो सबसे पहले ए एक्स निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे तो हमारे पास जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो अब देखो जीवा की लंबाई आ जाएगी। ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा और ये हो गया आपका क्या हो चुका है, साइन थीटा, यानी ए एक्स बट्टे 12 किसके बराबर है, साइन 30 के बराबर है, साइन 30 के बराबर है। तो यहाँ से आप ए एक्स का मान निकाल लोगे, साइन 30 बराबर कितना आ जाता है, साइन 30 होता है 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। तो ए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12/2, यहाँ से ए एक्स का मान 6 आ जाएगा। तो ए बी क्या है, ए एक्स की डबल है, तो ये हो जाएगी 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 39, 20 फ्रैक्शनों का मध्य कितना है, 22.5, यानी कि 20 का मध्य कितना है, 22.5 है। अब गलती से एक फ्रैक्शन है 25 की बजाय उसको क्या पढ़ लिया गया, -25 पढ़ लिया गया, एक्चुअल में कितना था 25 था, -25 पढ़ लिया गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये -25 पढ़ लिया गया तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25 में से -25 यदि आप घटाते हो, -25 को घटाते हो तो ये जुड़ के इनका अंतर 50 आ जाता है, क्योंकि -25 से 0 तक 25 और 0 से 25 तक 25, तो 50 हो चुका है इनका अंतर, यानी कि हमें 25 बढ़ाना पड़ेगा।
यदि उस संख्या को 25 क्या 50 बढ़ाना पड़ेगा उस संख्या को, और ये जो बढ़ा हुआ 50 है ये 20 की 20 संख्याओं के बीच में बटेगा। 20 के अंदर बांटोगे तो एक को कितना मिलेगा, एक को 2.5 मिल जाएगा। एक को कितना मिलेगा, 2.5 मिलेगा, यानी माध्य में भी 2.5 का वृद्धि हो जाएगा, 2.5 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से यदि आप 2.5 की वृद्धि करते हो तो कितना आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी नया माध्य उनका कितना हो चुका है, 25 हो चुका है। सवाल नंबर 40, दो शंकुओं के आधार का व्यास बराबर है। यानी कि शंकु है, कुछ इस प्रकार की आकृति होती है और शंकु का व्यास बराबर है, ये कह दिए। जो इनका यहाँ पर व्यास, ये रेखा होती है, ये व्यास होती है, ये व्यास बराबर है। व्यास बराबर का मतलब उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी, त्रिज्या भी बराबर होगी, और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात हमको दे रखा है। तो उनके वक्र पृष्ठ का ये जो वक्र है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, नीचे वाले पृष्ठ को छोड़कर इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। शंकु क्या होता है कि जैसे वो बच्चे बर्थडे के ऊपर जो टोपी पहनते हैं गोल सी शंकु आकार की, वो शंकु होता है। तो उस प्रकार का होता है शंकु, और नीचे उसके गोला होता है। गोले का नहीं पूछा है, केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, और वक्र पृष्ठ का शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो हम पहले को कर देंगे पाई आर एल R1 L1, दूसरा हो जाएगा पाई R2 L2 हो जाएगा। अब यहाँ हमें पता है कि वो कह रहा है कि व्यास बराबर है, यानी रेडियस भी बराबर है, यानी कि R1 बराबर R2 है। तो इससे क्या हो जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, R1 से R2 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। यानी कि यहाँ कह रहा है वो R1 बराबर R2 है, तो यहाँ से हमारा ये बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास अनुपात L1 L2 बच जाएगा, बाकी कट जाएंगे। L1 L2, अब L1 L2 का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो यही अनुपात किसका हो चुका है हमारे पास, इनके क्षेत्रफल का। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेके चले थे जो कि 3:4 आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। सवाल नंबर 45, सवाल नंबर 45, ये संख्याएं दे रखी है और इनका समांतर माध्य 17 है। 16, 18, 15, 17, पी भी एक संख्या है, और 14, इनका समांतर माध्य कितना दे रखा है आपको, 17 दे रखा है। तो पी का मान बताना है। देखो कैसे करेंगे, हम इनको सबको जोड़कर जितनी संख्या है उससे भाग दे सकते हैं, इस प्रकार से माध्य निकाल सकते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं क्या, एक चीज होती है कि जो इनका डेविएशन होता है, विचलन होता है हर नंबर का। विचलन का मतलब जैसे माध्य 17 है, तो 17 से पहली संख्या कितनी है, 1 कम है, तो ये इसका क्या हो चुका है, विचलन हो चुका है। दूसरी संख्या 2 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो वो ये भी उसका विचलन है दूसरी संख्या का। तो विचलन का जो योग होता है वो 0 के बराबर होता है, विचलन का योग 0 होता है। तो यहाँ से जितना अपना जोड़ने पर इनको विचलन कम आएगा, उतना यानी कि पी का मान उतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, वो ही पी का मान आ जाएगा। देखो कैसे, 17 है माध्य, तो पहला कितना कम है कि -1 कम है, 1 कम है, कितना माइनस का 1 कम हो चुका है। और दूसरा 18 कितना है, +1 हो जाएगा, यानी कि 18 17 से 1 ज़्यादा है। माध्य से देखेंगे ये कितना है, माध्य से 2 कम है, ये कितना माध्य के बराबर है, 0 है। पी का पता नहीं है अभी। और 14 कितना, 3 कम है। तो अब इन सबको जोड़ो, जो भी जितना भी आया है, तो माइनस और -1 और ये कट चुके हैं आपस में, बचा -2 और -3, यानी -5 हो चुका है, -5 हो चुका है। तो अब जो है P का मान निकालने के लिए क्या होगा, P का मान क्या होगा कि हमको यहाँ पर 0 बनाने के लिए 5 बढ़ाना पड़ेगा। यानी माध्य में हम कितना जोड़ देंगे, माध्य में हम 5 जोड़ देंगे, तो ये पूरा इनका जो विचलन है वो 0 हो जाएगा, और 0 हो चुका है। यानी कि 5 यहाँ पर जोड़ने पर अब सबका मान 0 हो जाएगा, 0 हो चुका है। तो इसके लिए हमें कितना जोड़ना पड़ा, 5 जोड़ना पड़ा। किस में, माध्य से ही देखते हैं। तो माध्य में हमने 5 जोड़ा तो कितनी आ जाएगी संख्या, ये आ जाएगी आपकी 22 आ जाएगी। तो P का मान यहाँ से 22 हो चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 48 में क्या है, जैसे 0.23 है, तो बार कितने के ऊपर है, 23 के ऊपर है। तो 23, पहले तो संख्या को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अब जितनों के ऊपर बार होते हैं उतने नीचे 9 लगा देते हैं, तो 2 9 लगा दिए।
इसी प्रकार दूसरी संख्या कितनी है 0.22 बार। तो जितनी संख्या है सबसे पहले संख्या को लिख दो, फिर बार है, बार को हटाएंगे और नीचे 9 और 9 लगा देंगे। तो ये दोनों, अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे तो 99 नहीं आएगा और ऊपर 23 और 22 जुड़कर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और इसको हम वापस इसी प्रकार से लिख सकते हैं 0.45 बार, 0.45 बार। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। सवाल नंबर 51 में क्या कहा गया है, √5 प्लस √11 इन दोनों को करना है। तो ये तो a प्लस बी और a माइनस बी बन चुके हैं, तो सिंपल है 5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। यहाँ से आपका आंसर -6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 52, फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कितने, 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक। उसे कितने मिले, 60 अंक मिले। कितनों से फेल हो गया, 60 से। यानी कि उसको 60 मिले हैं, 60 और मिलते तो वो पास हो जाता। यानी कि 60% की वैल्यू कितनी होगी, 120 के बराबर होगी, क्योंकि उसको 60 मिले हैं, 60 और मिलते तो वो कितना हो जाता, पास हो जाता। यानी कि 120 पे वो पास हो जाता। 60% की वैल्यू, 60 पासिंग अंक है, पासिंग परसेंटेज है, और पासिंग अंक कितने 120 है। तो यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, 120/60 आ जाएगा। और यदि 100% की बात करते हैं तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 से 120 दो बार जाएगा और ये आ जाएगा आपका 200% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 53 में क्या पूछा गया, अर्धगोले का व्यास 7 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से अर्धगोले की 7/2 हो जाएगी। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखो अर्धगोला इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, और नीचे उसके एक गोला, ठीक है, इस प्रकार से होता है। किससे काटा गया है, ये एक गोले से काटा गया है। जैसे कि आप क्रिकेट गेंद खेलते हो, उसमें से यदि आप उसको बीच में से काट दो तो बीच में तो क्या बन चुका है, एक सर्किल बन चुका है, और ऊपर क्या है कि आधा गोला बन चुका है। तो ऊपर जो पूरे गोले का आयतन होता है, पूरे गोले का आयतन कितना, पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। तो आधे का कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ये तो केवल ऊपर वाले की बात कर रहे हैं इस प्रकार से। अब नीचे काटने के बाद में क्या है, एक ये गोला, ये वर्त और बन चुका है, इसका और जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना है, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो यहाँ से हो चुका है 3πr² हो चुका है। चाहे आप याद कर सकते कि अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr²। यदि वो वक्र पृष्ठ का केवल बात करता तो हम 2πr² की बात करते कि यही वक्र पृष्ठ है, नीचे वाला तो प्लेन है। कुल टोटल पूछता तो पूरा 3πr²। तो अब फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए और इस प्रकार से आपको निकालना भी आना चाहिए। बाई चांस फॉर्मूला भूल जाएं तो हम निकाल सकते हैं। तो 3πr² हो चुका है। अब हमें रखना है मान इसके अंदर 3, और हमारी पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2 की रेडियस का स्क्वायर। 7 से कट चुका है 7 और 2 से ये 22 11 बार कट जाएगा। अब यहाँ से 21 आ चुका है, 21, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा, और 21 को जब मैं 2 से भाग देता हूँ आपके पास आ चुका है 11 इंटू 21/2, ये आ चुका है। अब यदि मैं 21 को 2 से भाग देता हूँ तो कितना आ जाता है 10.5, और मैं लास्ट में 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लास्ट में 11 से, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। तो ये हम कभी आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से, कि पीछे वाला अंक लिखा 5, फिर उससे अगले 2 अंकों को पीछे वाले अंक को उससे अगले अंक से जोड़ दिया है तो कितना आएगा 5, फिर उससे अगले अंक को 2 अंकों को जोड़ दिया है, 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा और 1 आ जाएगा। और यहाँ से कितने स्थानों के बाद, राइट साइड से एक स्थान के बाद दशमलव लग चुकी है, तो ये आ चुकी है आपकी संख्या 115.5 आ चुकी है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 54, p बराबर 3 दे रखा है और इसमें मान रखने पर क्या आएगा, p का मान जब आप इसमें रखोगे p की जगह तो यहाँ p² 9 हो जाएगा, -7 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 12 है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो जो 0 आएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 55, किसी संख्या का 1/6वां भाग 1/9वें भाग से 100 अधिक है, यानी संख्या हमने मान ली x, इसका 1/6 भाग
इसके 1/9 भाग से कितना अधिक है, 100 अधिक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 100 है। x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/6, 1/9 बराबर 100 के। तो x किसके, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 18, 6 का भाग 18 में दोगे तो 3 और ये 2 आ जाएगा। यहाँ से आपका 100 हो चुका है, तो x बराबर ये 1 हो जाएगा, नीचे 18 आएगा, 100। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 हो जाएगा। सवाल नंबर 59 में क्या है, किसी न्यून कोण की ज्या और इसकी कोज्या का अनुपात इतना है, यानी कि साइन का और कोस ये होता है। ज्या को साइन बोलते हैं, कोज्या को कोस बोलते हैं। साइन और कोज्या का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 5:12 दे रखा है। तो उस कोण का साइन का मान बताना है, उस कोण की साइन का मान बताना है। देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ, ठीक है। अब यहाँ हम जानते हैं ये कोण यदि 90 का है, ठीक है, और ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के साथ वाली भुजा आधार होती है और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है। ये तो हो गया ये ज्या। और देखो साइन और कोस का अनुपात पूछा है, साइन और कोस का अनुपात दिया है। तो साइन तो होता है ये साइन ज्या, ये हो गया। कोज्या क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ से लंब से तो लंब कट चुका है, तो यानी कि लंब इंटू आधार का अनुपात कितना आ चुका है आपके पास, 5:12 आ चुका है। यानी कि जो साइन थीटा और कोस थीटा का आपका अनुपात दिया है वही लंब और आधार का अनुपात है। यानी कि ये 5 हो चुकी है और ये भुजा 12 हो चुकी है। तो इनको यदि आप करोगे तो कर्ण आपका 13 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हो, नहीं तो आपको यदि वैल्यू याद है 5, 12, 13 ये एक ट्रिपलेट होता है। तो ये हो चुका है। तो पूछा है कि इस कोण की ज्या का मान कितना है, यानी साइन थीटा का मान पूछा है। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/13। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका 5 दे रखा है, कर्ण आपका 13 होता है, तो ये 5/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 आ चुका है। सवाल नंबर 65, किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया है। यानी कि जो दूरी एक्चुअल में 1 किलोमीटर है वो आपके मानचित्र पर 0.05 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अब पहले आपको दूरी जो दी है वो दूरी दी है, डिस्टेंस दी है। अब की बार उसने एरिया की बात की है, नीचे पूछा एरिया है आपसे और दिया डिस्टेंस है। ये तो आपको डिस्टेंस दी है और यहाँ पर जो दिया है वो एरिया दिया है आपको 800 वर्ग किलोमीटर। तो मानचित्र पर उस क्षेत्र का क्षेत्रफल दर्शाया गया है कि इस 8000 वर्ग किलोमीटर को कितना क्षेत्र दर्शाता है, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास दूरी को हम किस में, क्षेत्रफल में चेंज करेंगे, क्षेत्रफल में चेंज करेंगे। तो जैसे कि देखो 1 किलोमीटर आपको कितना दे रखा है, मैप पे बनाया जाता है 0.05 सेंटीमीटर के बराबर बनाया जाता है 1 किलोमीटर को। तो अब जब हम किलोमीटर स्क्वायर करते हैं, 1 किलोमीटर का स्क्वायर करोगे, यानी कि 1 × 1 कर दिया मैंने, 1 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका यदि स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 के बाद थी, अब कितनों के बाद हो जाएगी, 4 के बाद हो जाएगी, क्योंकि 0.05 × 0.05 किए हमने, तो इतना हो जाएगा। यानी 1 किलोमीटर मैप पे इतने सेंटीमीटर के बराबर आपको दर्शाता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर आपको इस पर इतने क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो हमें कितना का दर्शाना है, 8000 का दर्शाना है। 1 किलोमीटर को इतने का दर्शाता है, तो 8000 किलोमीटर स्क्वायर को कितना दर्शाएगा, हम इस संख्या को 8000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8000, 1 का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कितने स्थानों के बाद पॉइंट है, 4 स्थानों के बाद है, तो यहाँ से 3 तो 0 कट चुकी है और नीचे हम 1 10 लगा देंगे, नीचे 1 10 लग चुकी है, ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास कितना बचा, ऊपर तो बचा 25 और नीचे बचा है 10।
ये 5 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा और 2 से 8 4 बार जाएगा। यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। 20 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 70, इसका और इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखो हमको इनमें से कॉमन देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। 28 और 70 में से क्या कॉमन आ रहा है। देखो 14 का भाग इसमें भी जाता है, 14 दूना 28, 14 5 है 70। तो यदि हम 14 में तोड़ते हैं तो 14 इंटू 2 आते हैं, इसको तोड़ोगे तो 14 इंटू 5 आएंगे। तो 14 तो हमारा आ जाएगा। बाकी 2 और 5 तो कॉमन आ नहीं रहे इनमें से, बाकी इतना संख्या में से तो 14 कॉमन आ रहा है। P5 P3 में से कौन सा कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर P3 पावर है। इसी प्रकार Q में क्या आ रही है, Q2 पावर आ रही है। तो 14 P3 Q2 ये हमारा HCF हो जाएगा यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 74, 7 पुरुषों के भार इस प्रकार से दर्शाए गए हैं, आपको माध्यिका पूछी है। तो माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। किस प्रकार से निकालते हैं, टोटल संख्या 3 और 3 6 और 1 7 है। तो जितना नंबर n+1/2 कर देते हैं यदि संख्या विषम होती है। यदि विषम संख्या होती है तो हम n+1/2 नंबर होता है वह नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यदि 7 संख्याएं हैं, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8/2 करोगे तो चौथा जो नंबर है वही हमारी माध्यिका है। सबसे पहले आपको इनको नंबर से जचाना पड़ेगा, यानी क्रम से जचाना पड़ेगा। तो अब देखो जचाओ भी मत, तो आप बस गिन लो। सबसे पहले ये आएगा 1 नंबर, फिर 62 आएगा दूसरे नंबर पे, 63 आएगा तीसरे नंबर पर, और उसके बाद में 64 आएगा चौथे नंबर। हमें चौथी संख्या देखनी थी तो हमारा 64 हो जाएगा। बाकी देखो जचा के भी हम बता दें, 61, ये 62, ये 63, ये 64, ये 65, फिर आएगा 66 और फिर है 67। टोटल हमने 7 संख्या लिख दी है। बीच वाली संख्या कौन सी है, इधर से चौथे नंबर पर और इधर से भी चौथे नंबर, बीच में कितना आया, 64 आया। या चौथा संख्या देख लो, 61 62 63 64। तो चौथी संख्या 64 हो चुकी है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। माध्यिका वो होती है जो बीचों बीच आती है। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती पूछा है। तो देखो 12 और 30 और तीसरा अनुपाती जो पूछा है हमने उसको x मान लिया है। तो बाहर वाली दोनों संख्याओं का स्क्वायर बीच वाली संख्या के, बाहर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीपल बीच वाली संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 12 को यदि मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ ये 30 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 900 के बराबर होगा। तो 12 इंटू एक्स बराबर 900 के बराबर होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 900/12 आ जाएगा। जब आप भाग दोगे यहाँ से, 12 7 84 आता है, 6 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 82, एक वस्तु को 31 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 7% की हानि होती है। जब वह उसी वस्तु को 35 रुपए में बेचता है तो उसको कितना लाभ हुआ, ये पूछा है। देखो 31 की वस्तु को 35 में बेच रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्या हो रही थी, 7% की हानि, यानी कि 93% हो गया। यदि 100 में खरीदा उसने और बेचा कितने में, 7% की हानि, यानी 93 में बेच दिया, 93 में बेच दिया है 93 में, यानी कि 93% में वैल्यू किसकी है, 31 की। यानी कि 31 रुपए में बेचा गया, वो किसके बराबर है, 90% के बराबर है। एक में 1 रुपये किसके बराबर है, 93/31 के बराबर है। तो 35 रुपये किसके बराबर है, आप इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से यदि आप काटोगे इसको 3, यह आ जाएगा आपका 105। 105 क्या है, ये तो 93% था, 105 भी हमारा परसेंटेज है। तो कितना परसेंट उसको ज़्यादा लाभ हुआ है, हम कहेंगे 105% में बेचा है तो 5% का उसको लाभ हो चुका है। यहाँ से 5% का लाभ हुआ है, 5% का। देखो क्या किया, 7% की हानि हुई। अब ये 93 क्या थी कि वो हानि पर जो बेचा है वो मूल्य है परसेंटेज के अंदर, ये किसके बराबर है, एक्चुअल में ये 31 के बराबर है।
और तो एक्चुअल में जो 35 था वो परसेंटेज में किसके बराबर है ये पूछा गया है, तो वो 105 के बराबर है। तो लाभ हमें कितने का हुआ है, 5% का लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें पूछा है कि मूल क्या है या y के मान क्या है, ये पूछा है। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि जो भी y के गुणांक है, मल्टीपल है, उनको सबसे पहले आप नीचे लिख लो, -5 और -1 ये है। अब इनके आप चिन्ह पलट दो, यानी माइनस दे रखा है तो प्लस कर दो, ये प्लस दे रखे होते तो माइनस कर देते। तो एक तो √5 हो चुका है और एक हो चुका है, दोनों प्लस के आ चुके हैं। तो यही हमारे मूल और या फिर यही हमारे गुणांक हो जाएंगे इस प्रकार से। और यदि ऐसा नहीं तो बेसिक से चलना है तो फिर किस प्रकार से करेंगे, पहली दो संख्याएं हैं उनमें से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, y माइनस √5 बच जाएगा। दूसरे में यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो पहला वाला तो y हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो, तो यहाँ से एक गुणनखंड तो हमारा बन चुका है y माइनस √5, और यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो दूसरा गुणनखंड बन जाएगा y माइनस 1, ये बन जाएगा। तो यहाँ से यदि पहले को हम 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा, पहले को यदि आप 0 के बराबर रखोगे माइनस, यहाँ माइनस √5 बराबर 0 होगा, तो y बराबर यहाँ से 5 आ जाएगा। दूसरे गुणनखंड को यदि रखोगे तो वहाँ से 1 आ जाएगा। तो y का एक मान √5 आ चुका है, दूसरा 1 आ चुका है। सवाल नंबर 86, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में लगातार 5 सप्ताह के दौरान एक कारखाने में उत्पादित साइकिलों की संख्या दी गई है। ठीक है, कि पहले कारखाने के अंदर कितनी साइकिल का सप्ताह के अंदर, पहले सप्ताह के अंदर 800, दूसरे के अंदर 1360 साइकिल बनाई गई, तीसरे में 1000, चौथे में 900 साइकिल बनाई गई, पांचवें में 1400 साइकिल बनाई गई। यदि कारखाने द्वारा सभी 500 सप्ताहों में उत्पादित साइकिलों की संख्या सबसे अधिक उत्पादन वाले सप्ताह की संख्या के बराबर है तो कारखाने में कितनी अतिरिक्त साइकिलों का उत्पादन किया गया। वो कह रहा है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा साइकिल सप्ताह में बनाई गई, यानी कि ये 1400 बनाई गई, यदि हम सभी सप्ताहों में 1400 बनाई जाती तो हमको जो अभी बनी है उससे कितना ज़्यादा बनाना पड़ता। कि पहले में भी हम सबसे ज़्यादा क्या है 1400 साइकिल, तो यदि पहले भी सप्ताह में 1400 साइकिल बनती, दूसरे सप्ताह में भी 1400 साइकिल बनती, तीसरे में भी 1400 बनती, चौथे में भी 1400 बनती और पांचवें में भी 1400 बनती, तो कितनी साइकिल ज़्यादा बनानी पड़ती। तो पहले में बनी कितनी है 800, ज़्यादा कितना बनाना पड़ेगा, यदि 1400 बनानी है तो कितना एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, 600 बनाना पड़ता। 1360 बनी है दूसरे सप्ताह में, बनाना कितना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 40 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तीसरे में 1000 बनी 1400 के लिए, कितना 400 ज़्यादा बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार चौथे के अंदर 500 ज़्यादा बनाना पड़ेगा। इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, लास्ट में 0 आता है, फिर 4 आएगा, 10 और 5 15, यानी 1540 साइकिल और बनानी पड़ेगी यदि सारों के अंदर सभी सप्ताह के अंदर 1400 साइकिल हमें बनानी है। तो सवाल नंबर 87 में क्या दिया गया है, निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संस्थान दिए गए, लड़कियां दिए गए, लड़के दिए गए, शिक्षक दिए गए। स्कूल में इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, इतने शिक्षक है। कॉलेज में इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, इतने शिक्षक है। और इसी प्रकार विश्वविद्यालय में बात करिए तो कॉलेज के शिक्षक और स्कूल की लड़कियों का अनुपात कितना है, स्कूल की लड़कियों का पहले क्या पूछा है शिक्षक, तो 1500, बाद में क्या दिया गया लड़कियां स्कूल की 3000, तो अनुपात कितना आ चुका है यहाँ से 1:2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 88, निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक दिन में एक बेकर की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री से संबंधित जानकारी तालिका में दी गई है। बिक्री क्या है, रुपए के अंदर 400 रुपये, 320, 210, 120 और 100, इस प्रकार से कि वो दुकानदार है। ग्राहक आते हैं, 40 ग्राहक आते हैं साधारण ब्रेड खरीदने, और कुल मिलाकर 400 रुपये की बिक्री होती है, यानी 400 रुपये दुकानदार को
बिक्री के बाद प्राप्त होते हैं सभी ब्रेड को, साधारण ब्रेड को बेचकर, 40 लोगों को ब्रेड बेचकर। इसी प्रकार से 16 लोग आते हैं जो फ्रूट ब्रेड खरीदते हैं और दुकानदार को 320 रुपए का बिक्री होती है। इसी प्रकार 14 ग्राहक आते हैं जो केक और पेस्ट्री खरीदते हैं और दुकानदार को 210 रुपए उससे प्राप्त होते हैं। 12 ग्राहकों से बिस्किट खरीदने के बाद दुकानदार को 120 प्राप्त होते हैं। अन्य 4 लोगों से 100 रुपए मिलते हैं। अब पूछा क्या है, यदि ऐसे सभी ग्राहक जिन्होंने किसी भी प्रकार की ब्रेड खरीदी है, यानी कि कोई ना कोई ब्रेड खरीदी है उन्होंने, या तो साधारण ब्रेड खरीदी है या फ्रूट ब्रेड खरीदी है, तो ऐसे लोग कितने हैं, 40 प्लस 16 यानी टोटल ये 56 लोग हैं। कितने हो चुके हैं, 56 लोग। 56 जिन्होंने किसी भी प्रकार की ब्रेड खरीदी हो, उन्होंने केक और पेस्ट्री अथवा बिस्किट भी खरीदे, या तो केक पेस्ट्री और खरीदा है कि इन 56 लोगों ने या तो केक पेस्ट्री खरीदा है या बिस्किट खरीदे हैं। तो बेकर के लिए बिक्री में हुई अधिकतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम वृद्धि ज्ञात करनी है कि अधिकतम कितनी वृद्धि और होगी, कितना दुकानदार को पैसा और मिलेगा, ये पूछा गया है। यदि जो दुकानदारों ने जो ग्राहकों ने ब्रेड खरीदी है, उन्होंने केक और पेस्ट्री खरीदी है या फिर बिस्किट खरीदा है, दोनों में से एक, या तो केक पेस्ट्री खरीदनी है या बिस्किट खरीदना है, तो अधिकतम पैसा उनको और पैसा कब मिलेगा, अधिकतम और पैसा कब मिलेगा उनको। तो देखो यहाँ से आप देखते हो कि 14 लोगों ने 210 रुपए दिए हैं केक पेस्ट्री के, 14 लोगों ने। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक का मूल्य कितना आ जाएगा, 14 का जब आप इसमें भाग दोगे, यानी एक केक पेस्ट्री लगभग 15 रुपए की है। इसी प्रकार से 12 ग्राहकों ने बिस्किट का पैकेट खरीदा है और 10, यानी कि यहाँ से एक बिस्किट के पैकेट का मूल्य 10 आता है। तो जो ग्राहक है, यहाँ केक पेस्ट्री 15 रुपए की है और बिस्किट 10 रुपए का है। तो ज़्यादा फायदा दुकानदार को कब होगा, जब वो केक पेस्ट्री खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुकानदार को 15 रुपए मिलेंगे, बिस्किट खरीदेंगे तो 10 मिलेंगी। तो यानी कि जिन्होंने भी ब्रेड खरीदी है, यानी इन 56 लोग जिन्होंने ब्रेड खरीदी है, वो केक और पेस्ट्री और खरीदते हैं, तो दुकानदार को कितना और फायदा होता है, ये पूछा गया है कि इन दोनों में से किस में ज़्यादा फायदा होगा, केक पेस्ट्री में। तो केक पेस्ट्री एक 15 की है और 56 लोग हैं, तो कितना खरीदेंगे, कितना और फायदा हो जाएगा। 56 लोग जब 15 रुपए की एक पेस्ट्री खरीदेंगे तो कितना मिल जाएगा दुकानदार को एक्स्ट्रा, 15 छिके 90, 15 छिके 90 का 9, 15 5 75, 75 और 9 आ जाएगा 840, यानी कि दुकानदार को 840 रुपए और मिलेंगे यदि साधारण ब्रेड और फ्रूट, कोई भी तरह की ब्रेड जिन्होंने खरीदी है वो केक और पेस्ट्री खरीदते हैं। तो यहाँ पर उनको अधिकतम लाभ और होगा, अधिकतम वृद्धि होगी। यहाँ पर बेकर के बिक्री में हुई अधिकतम वृद्धि कब होगी, जब वो केक पेस्ट्री और खरीदेंगे। कितने की वृद्धि होगी, 840 की होगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 89, निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। अब इसी प्रकार से संस्थान लड़कियां हमने ये पहले पढ़ा था, नहीं, संस्थान लड़कियां लड़के शिक्षक, स्कूल में इतने दे रखे हैं, कॉलेज में इतने दे रखे हैं और विश्वविद्यालय में इतने दे रखे हैं। कुल छात्रों और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात। तो कुल छात्रों को जोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, अब सब में दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2 जीरो हटा दें सब में से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनमें। यहाँ से 2 जीरो हटा दो, यहाँ से भी 2 जीरो हटा दो, सब में से यानी 2 जीरो हटा दो, मगर यहाँ फर्क पड़ेगा 690 है। तो इसको अपन कितना पढ़ लेंगे, इसको हम 6.9 पढ़ लेंगे, 6.9 पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो चुका, क्योंकि यहाँ पर एक ही जीरो थी तो एक जीरो तो हट चुकी है, बाकी एक और करना था इसको, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर इसको हम 6.9 पढ़ लेंगे। अब उसने क्या कहा है, कुल छात्र और कॉलेज, कुल छात्र, तो टोटल छात्र जोड़ो, लड़कियां और लड़कियां दोनों आ जाएंगे,
जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30, और इसको इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 270 आएगा। और इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 5 नहीं, ये जुड़ेंगे 5 आएगा, पीछे 0 0 है ना, 5 आ जाएगा। फिर जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, फिर आएगा इतना 295। तो टोटल जो छात्र है वो कितने आ चुके हैं, 270 प्लस 295। यहाँ से 5 और 8 और 8 16, एक आई 500, 565 आ चुके हैं छात्र। अब बात करते हैं शिक्षक। शिक्षक किस में लेने हैं, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात। कॉलेज में कितने हैं 15 और विश्वविद्यालय में कितने हैं 20, यानी टोटल ये हो चुके हैं 35 हो चुके हैं। अब ये अनुपात बताना है, तो हमें दिखाई दे रहा है 35 किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, और ये किससे कटेगा, पीछे 5 है तो यानी कि दोनों के दोनों 5 से कट जाएंगे। ये 5 से कटेगा 7 बार, और ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15। तो हमारे पास अनुपात आ चुका है 113:7 आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेपर हो चुका है समाप्त। ये कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।